हेलो फ्रेंड्स। तो जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो जो इसका पहले वाला पार्ट है हाइड्रोकार्बन चैप्टर का, जो कि है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, वो हमने ऑलरेडी एक दूसरी वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वो जाके देख सकते हैं। लेकिन जो आज हम करेंगे दैट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिसिटी की कंडीशन स्टडी करेंगे, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, देयर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो जो हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो जो एरोमेटिक है वो डराइव हुआ है वर्ड एरोमा से। सो एरोमा मीन्स स्मेल। मतलब जो हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनमें से फ्रेग्रेंस आएगी। ठीक है, जैसे हमारी एग्जांपल है नैप्थलीन बॉल्स। ठीक है, जो नैप्थलीन बॉल्स हम कपड़ों में रखते हैं वो सबलाइम हो जाती हैं, मतलब वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और मतलब गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं और उसकी फिर हमें स्मेल आती है। ठीक है, तो नैप्थलीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज द कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी। मतलब कोई भी कंपाउंड को हमें कैसे पता चलेगा कि वो एरोमेटिक है या नहीं। वैसे इसकी डिटेल्ड वीडियो ऑफ हकल्स रूल, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स आई ऑलरेडी मेड एंड पुट इट ऑन माई चैनल। सो इफ यू वांट टू चेक इट देन वो आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं कि एरोमेटिसिटी की कंडीशन क्या है, तो सबसे पहले हमने फिजिकली देख के देखना है कंपाउंड जो हमें दिया हुआ है वो प्लेनर है, वो sp2 हाइब्रिडाइज है और वो कॉन्जुगेटेड है। ठीक है, अगर ये तीन कंडीशन फॉलो करेंगे तब हमने हकल्स रूल पे जाना है। ठीक है, तो अगर हमने इस कंपाउंड को देखना है तो ये प्लेनर है, सारे एटम्स इसके sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, कार्बन एटम्स, राइट। एंड मोर ओवर इसमें डबल और सिंगल बॉन्ड की क्या है, कॉन्जुगेशन। सो ये पहली जो तीन कंडीशन है, प्लेनर, sp2 और कॉन्जुगेशन को फॉलो कर रहा है। नाउ वी विल मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दी हकल्स रूल। तो हक्कल की रूल क्या कहता है, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होने के लिए उसको 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो करना चाहिए। मतलब उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, तो वो हमने कैसे चेक करना है, पहले अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो इसमें से पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब जितने पाई बॉन्ड्स होंगे उसका डबल पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10। तो हमने क्या करना है, 4n+2 को 10 से इक्वेट कर देना है। ठीक है, उसके बाद n की वैल्यू क्या रहेगी, 2। ठीक है, विच इज अ होल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो कंपाउंड है इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, सिमिलरली इसको भी अगर हम चेक करें तो 4n+2 कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। तो इसमें n की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो इसका मतलब ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, अगर हम इसको चेक करें तो 4n+2 इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4। तो n की वैल्यू क्या आएगी, हाफ, विच इज नॉट अ होल नंबर। तो इसका मतलब ये एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कोई भी कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है या नहीं। ठीक है, तो पहले कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी हमें पता चल गई। अभी जो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो इसको जो बेंजीन है उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज C6H6। मतलब 6 ही कार्बन है, 6 ही हाइड्रोजन है। ठीक है, इसको हमें देख के पता चल रहा है कि इसमें हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगी। मतलब देयर माइट बी सम, मतलब सिंगल बॉन्ड नहीं होंगे सारे, देयर माइट बी सम डबल बॉन्ड्स एज वेल। ठीक है, तो जो इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर हमने पता चला दैट वाज द केकूल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वो कुछ ऐसा था। ठीक है, मतलब देयर वर 6 कार्बन्स विच वर एट अ कॉर्नर्स ऑफ दिस हेक्सागन। ठीक है, फिगर, और इसके साथ 6 हाइड्रोजन्स भी हैं जो सिंगल बॉन्डेड हैं। ठीक है, और साथ में साथ इसका जो डबल और सिंगल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन भी है। ठीक है, मतलब ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है। मतलब दोनों तरीके से इसके स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। वो कैसे हैं वी विल डिस्कस इट फर्दर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो जो डबल बॉन्ड है विच इज इन रेजोनेंस, मतलब वो जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो 6 कार्बन के ऊपर ऐसे डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से है। मतलब दैट पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो डबल बॉन्ड है ये 2 एटम्स के बीच में लोकलाइज्ड नहीं है, मतलब इधर ही नहीं रहेगा, वो सारे एटम्स के ऊपर ऐसे डीलोकलाइज्ड है। सो देयर इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन बेंजीन, दैट वी विल सी हाउ। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो इसके जो 6 कार्बन एटम्स हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या, sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब वो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं उसके पास। ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की शेप इस तरीके से होती है। तो अगर हम इनको अरेंज करना हो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को इन स्पेस ताकि उनमें मिनिमम रिपल्शंस हों, देन द पॉसिबल ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, मतलब जो हर एक कार्बन एटम है ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर 3 sp2, ये जो
ब्लैक कलर से शो किया हुआ है दैट इज द प्लेसमेंट ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो कि बॉन्डेड हैं विद अनदर एटम। ठीक है, कैसे? जैसे इधर एक कार्बन है, ये जो ब्लैक सॉलिड लाइन है दीज आर द sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो ये जो एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसने हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, और ये जो बाकी दो हैं उन्होंने नेक्स्ट कार्बन एटम्स के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है। सिमिलरली ये वाला कार्बन एटम भी, इसमें भी इस वाले कार्बन एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, और ये जो है उसने हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया है। कहने का मतलब क्या कि जो हमारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो तो ये जो एक है, मतलब ये जो दो हैं, सॉरी, ये नेक्स्ट कार्बन एटम्स के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं बाय द हेड ऑन ओवरलैपिंग, और ये जो एक है ये हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है थ्रू हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये सिग्मा बॉन्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हमें पता है कि इसके पास क्या है, एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल भी है विच इज शोन बाय दिस रेड। ठीक है, तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड जो p ऑर्बिटल है ये क्या करता है, ये दूसरे कार्बन के अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के साथ साइड वाइज ओवरलैप कर लेता है इस तरह से। ठीक है, सिमिलरली ऐसे एंड इन दिस वे। ठीक है, तो इससे क्या होएगा, जैसे ये सपोज करो हमारे पास बेंजीन रिंग है, तो एक जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ऊपर होएगा और एक जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो जो नीचे वाले लोब्स हैं उसमें होएगा। ठीक है, मतलब ये जो नीचे वाले लोब्स हैं, एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे वाले लोब्स के होएगा और एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर वाले लोब्स में होएगा। ठीक है, सो अगर बेंजीन रिंग है देयर इज वन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव द रिंग एंड अनदर डाउन। ठीक है, अभी जरूरी नहीं है ये वाले कार्बन ने इसके साथ ही पाई ओवरलैप करना है, वो ऐसे भी पाई ओवरलैप कर सकते हैं। ठीक है, या और इस तरह से। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेंजीन रिंग के ऊपर होएगा, ठीक है, और एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेंजीन रिंग के नीचे होएगा। क्लियर? तो ये इसका बेंजीन का स्ट्रक्चर होएगा। वो कैसे है, मतलब क्या है कि एक हमारे पास इधर बेंजीन रिंग है सपोज करो। ठीक है, तो एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर है और एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे है रिंग की। ठीक है, तो ये था इसका स्ट्रक्चर। अब इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे पता चला कि यही स्ट्रक्चर है, क्योंकि जब हमने एक्स-रे डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट किया तो उससे क्या पता चला कि जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज इंटरमीडिएट बिटवीन द बॉन्ड लेंथ ऑफ द डबल बॉन्ड एंड द सिंगल बॉन्ड। मतलब जो बॉन्ड लेंथ थी जो आई है बेंजीन में दैट इज 139 पिकोमीटर। ना ही ये प्योर सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है, ना ही ये प्योर डबल बॉन्ड की, क्योंकि जो सिंगल बॉन्ड लेंथ है दैट इज 154, सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होती है, और जो डबल बॉन्ड की है दैट इज 134, एंड जो आई है दैट इज इन बिटवीन दीज टू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो इसमें प्योर ना ही डबल बॉन्ड है ना ही इसमें प्योर सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, और इसके कारण ये एडिशन रिएक्शंस भी नहीं करता बेंजीन रिंग। क्यों? क्योंकि एडिशन रिएक्शन कब होती है, जब हमारे पास प्योर डबल बॉन्ड है, क्योंकि जो एडिशन होगी वो डबल बॉन्ड के क्रॉस होगी। ठीक है, ड्यू टू दैट एब्सेंस ऑफ दैट डबल बॉन्ड, प्योर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बेंजीन डज नॉट अंडरगो द एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, और एक्स-रे डायफ्रैक्शन से हमें ये भी पता चला कि जो बेंजीन का मॉलिक्यूल है दैट इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। अभी जो नेक्स्ट है दैट इज द मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। तो जो इसका फर्स्ट मेथड है दैट इज फ्रॉम एसिटाइलिन या फिर इथाइन। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटाइलिन। ठीक है, उसमें क्या करना है, हमने पॉलीमराइजेशन करनी है एसिटाइलिन की। हमने 3 मॉलिक्यूल्स ले लिए एसिटाइलिन के, तो उसमें क्या होंगे, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये एक बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा, इसको डबल बॉन्ड में चेंज कर देगा, और सिमिलरली ये इसका ट्रिपल बॉन्ड इधर मूव करके इस इधर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। तो ऐसे जब हम पॉलीमराइज करेंगे हमारे पास बेंजीन रिंग आ जाएगी। क्लियर? एंड the second method of preparation is by the decarboxylation of aromatic acid। ठीक है, हमने ये एक aromatic acid लिया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें से क्या होगा, Na2CO3 निकल जाएगा। ठीक है, और ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। क्लियर? तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजीन। ठीक है, सो दिस वाज द सेकंड मेथड। एंड द थर्ड मेथड इज रिडक्शन ऑफ फिनोल्स। ठीक है, अगर हम फिनोल लेते हैं इधर और उसकी रिडक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो ये OH रिड्यूस हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन आ जाएगा और हमारे पास बेंजीन आ जाएगा। क्लियर? सो देयर वर 3 मेथड्स। फर्स्ट इज फ्रॉम एसिटाइलिन, नेक्स्ट इज decarboxylation of aromatic acid in the presence of sodium hydroxide and calcium oxide, एंड द थर्ड वन इज द रिडक्शन ऑफ फिनोल। फिनोल को रिड्यूस कर देना, मतलब OH ग्रुप की रिडक्शन हो जाएगी एंड इट विल चेंज इनटू बेंजीन।
ठीक है। और अगर हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये जैसे जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो नॉन पोलर नेचर के होते हैं। सिमिलरली दे आर नॉन पोलर और वो कलरलेस लिक्विड्स होंगे या फिर सॉलिड्स होंगे। गैसेस क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि दे हैव मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। जैसे 6 कार्बन एटम जब ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में वो ज़्यादा लिक्विड्स या फिर सॉलिड्स में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हमारे नेप्थलीन बॉल्स हैं। और अगर हम इसको बर्न करते हैं देन दे बर्न विद अ सूटी फ्लेम। तो अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब बेंजीन की अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो वो कैसे होंगी? तो सबसे पहले जो हमारी रिएक्शन है दैट इज नाइट्रेशन। जब भी हमने नाइट्रेशन करनी है हमें नाइट्रिक एसिड तो चाहिए और साथ में साथ हमें सल्फ्यूरिक एसिड भी चाहिए। सो नाइट्रेशन वो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में एट द टेम्परेचर ऑफ 323 एंड 333 केल्विन के बीच में अगर टेम्परेचर हो तो हमारे पास यहाँ पे जो हाइड्रोजन है दैट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द नाइट्रो ग्रुप। जो NO2 है दैट इज NO2 पॉजिटिव दैट विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। इसका जो मैकेनिज्म है कैसे वो जनरेट होगा इलेक्ट्रोफाइल वो अब हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम रिएक्शन स्टडी करते हैं। तो नाइट्रेशन यहाँ पे जो हाइड्रोजन है दैट विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द नाइट्रो ग्रुप, क्लियर। एंड नेक्स्ट इज हेलोजिनेशन। Similarly, in the presence of anhydrous aluminium chloride, which is the lowest acid, तो जो इसका हाइड्रोजन है that will be replaced by chlorine, ठीक है। तो अगर हमने इसको मोनो सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोबेंजीन में चेंज करना है तो हमें क्या चाहिए? क्लोरीन और एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। लेकिन अगर हम एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल यूज कर लेते हैं, जैसे हमारे पास 6Cl2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और द रिएक्शन अकर्स एट इन द डार्क एंड इन कोल्ड, तो हमारे पास सारे जो हाइड्रोजन होंगे दैट विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोरीन, ठीक है। अगर हमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन करनी है तब हमें क्लोरीन ज़्यादा चाहिए एंड द कंडीशंस के डार्क और कोल्ड कंडीशंस में ये रिएक्शन होगी। तो जो सारे हाइड्रोजन्स हैं दैट विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोरीन्स। एंड नेक्स्ट इज सल्फोनेशन दैट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तब हमारे पास यहाँ पे सल्फोनिक ग्रुप आ जाएगा SO3H। लेकिन अगर साथ के साथ हम नाइट्रिक एसिड भी लेंगे तो क्या आएगा? NO2 पॉजिटिव, ठीक है। और नेक्स्ट इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। एल्काइलेशन करनी है मतलब हमने एल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है। वो कैसे होएगा? अगर हम यहाँ पे हेलोजन अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं C2H5X, ठीक है, तो क्या होएगा? ये जो C2H5 है वो वहाँ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ, ये जो रिएक्शंस हो रही है ना ये सारी एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पे एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना है विच इज CH3CO, तो हमने एसाइल क्लोराइड ले लिया और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये जो इसका हाइड्रोजन है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय COCH3, ठीक है। सिमिलरली अगर हमने ये दिया हो, ठीक है, तो ये कैसा होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। बाकी जो रिएक्शन होगी सेम एसाइल ग्रुप तो ऐसे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एसिटिक एसिड की एलिमिनेशन होगी। ये जो CH3 C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है वो ये वाले हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा और उसके बाद हमारा एसिटिक एसिड साथ में निकल जाएगा, क्लियर। सो दीज वर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नाइट्रेशन नाइट्रो ग्रुप, हेलोजिनेशन हेलोजन ग्रुप, सल्फोनेशन यहाँ पे सल्फोनिक ग्रुप, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप, एसाइलेशन तो एसाइल ग्रुप। कॉमन क्या है कि ये जो सारी रिएक्शन है दे टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड विच इज एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। और अगर नाइट्रेशन करनी है तो हमें कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। अभी हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म, ठीक है। उसके लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होएगा, वो लुईस एसिड की प्रेजेंस में होएगा, जैसे कि AlCl3। इसको हम लुईस एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि एल्यूमिनियम के अराउंड 3 क्लोरीन है, ठीक है, मतलब इसके अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज में आता है, तो इसको हम बोलते हैं लुईस एसिड। मतलब इसका मन करता है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएं, ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो AlCl3 करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन और लेने के लिए इसमें से जो क्लोरीन के बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स है और क्लोरीन है इसको अपनी तरफ ले लेता है और ये बना लेता है AlCl4 नेगेटिव, तो हमारे पास Cl पॉजिटिव लिबरेट हो जाता है जो कि है इलेक्ट्रोफाइल। सिमिलरली अगर हमारे पास ये अल्काइल हैलाइड है उसमें से भी ये क्लोरीन को ले लेगा अपनी तरफ, AlCl4 नेगेटिव बना लेगा और CH3 पॉजिटिव एज एन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। सिमिलरली विद द एसाइल क्लोराइड एज वेल, ठीक है, ये क्लोरीन को ले लेता है
और CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव विच इज़ एन इलेक्ट्रोफाइल वो जनरेट हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन कहाँ कब कब होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो जहाँ पे जो हमारा नाइट्रिक एसिड है वो एज अ बेस एक्ट करेगा, ठीक है। इसको हमने ऐसे खोल के लिख लेना है। इसको खोल के लिखने का तरीका क्या है? इसको हम ऐसे बोल रहे थे HONO, HONO2, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इधर इसके H पॉजिटिव को ले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? इधर हमारे पास हाइड्रोजन लग जाएगा, ये वाला सल्फ्यूरिक एसिड वाला, ठीक है, और HSO4 नेगेटिव ये यहाँ से लिबरेट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है, तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये इधर ऑक्सीजन अपनी तरफ ले जाएगा और NO पॉजिटिव निकल जाएगा और वाटर, ठीक है। एंड NO पॉजिटिव विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप में हमने इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कराया। AlCl3 का तो लुईस एसिड करेक्टर था तो उसने क्लोरीन को ले लिया, लेकिन जब हमने इधर नाइट्रिक एसिड और जब नाइट्रेशन करनी है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो नाइट्रिक एसिड को एज अ बेस ट्रीट कराना है और सल्फ्यूरिक एसिड को एज एन एसिड, ठीक है। तो उधर हमारे पास NO2 पॉजिटिव लिबरेट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या है? हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। मतलब इधर हमने जो इलेक्ट्रोफाइल है उसका अटैक करना है, मतलब हमने कार्बोकेटाइन को जनरेट कराना है। तो क्या करेंगे कि ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है हम इधर चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन रिच इन्वायरमेंट बन जाएगा, तो इधर आके हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा और इधर बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जैसे ये, ठीक है। उसके बाद इसका हमने बनाना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वो कैसे बनेगा? इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे, यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे और इधर बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली यहाँ से बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा, तो हमारे पास कैसा बन जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? कुछ इस तरह से। इधर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इधर बॉन्ड आ जाएगा, इधर ऑलरेडी बॉन्ड है, इधर हाइड्रोजन एंड इधर ई इलेक्ट्रोफाइल। तो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे रेजोनेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हमने इसका अरेनियम आयन बनाना है तो ऐसा बनेगा, ये है हाइड्रोजन और ये है इलेक्ट्रोफाइल और पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एरेनियम आयन, ठीक है। अभी इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होएगा कि ये जो हमारा प्रोटॉन है ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो यहाँ पे AlCl4 नेगेटिव था या फिर HSO4 नेगेटिव था, वो क्या करते हैं इधर से प्रोटॉन को ले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा HCl और AlCl3 निकल जाएगा और ये जो इलेक्ट्रोफाइल का बॉन्ड है ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो इधर मूव हो जाएगा। तो हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। क्लियर? सो दिस वाज द मैकेनिज्म। ये 3 स्टेप मैकेनिज्म था। पहले में हमने इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किया, सेकंड में हमने कार्बोकेटाइन को बनाया, थर्ड में हमने प्रोटॉन को लूज कराया, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है वो है एडिशन रिएक्शन। जो बेंजीन के जो डबल बॉन्ड हैं उनके अक्रॉस हम एडिशन रिएक्शन भी करा सकते हैं, लेकिन ये बड़ी विग्रस कंडीशंस में होती हैं और बड़ी ड्रास्टिक कंडीशंस में होती हैं। जैसे हमने निकल लेना है, वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, और फिर हमने 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेंगे तो ये इसके डबल बॉन्ड के क्रॉस ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास क्लोरीन है और इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट है, तब भी डबल बॉन्ड के अक्रॉस क्लोरीन मॉलिक्यूल्स की एडिशन हो जाती है कुछ इस तरह से। लेकिन ये है हमारी एडिशन रिएक्शन। जो हमने पहले की थी वो थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तब हमें 6Cl2 मॉलिक्यूल चाहिए थी और वो कंडीशन हो रही थी एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस पे, जिसने यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कराया था और फिर वो इलेक्ट्रोफाइल ने इनके जो हाइड्रोजन एटम है उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया था। मतलब हमारे पास 6HCl निकल गए थे और जो इनके हाइड्रोजन एटम थे वो रिप्लेस हो गए थे विद द क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है, Cl एटम्स। और उसके बाद है इसकी हमारी कंबशन रिएक्शन। तो जब भी हाइड्रोकार्बन्स की कंबशन करते हैं तब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लिबरेट होता है, जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो ये है बेंजीन, ये है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जो इसकी जनरल इक्वेशन है वो है ये मतलब यहाँ पे x क्या है 6 और y भी क्या है 6। तो अगर हम इधर 6 + 6/4 करेंगे तो ये 15/2 आ जाएगा। सिमिलरली 6x कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, x मतलब y/2 मतलब 3 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये इसके जनरल कंबशन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये थी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम इसके ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंसेस स्टडी करेंगे। अभी जो नेक्स्ट है दैट इज द डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मतलब हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, मतलब ये मतलब एक इधर सब्स्टिट्यूशन लगी हुई है, तो उसका क्या डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस है। मतलब अगर ऐसी कोई बेंजीन है तो अगर कोई इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है तो वो कहाँ पे अटैक करेगा, वो इस पोजीशन पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा,
ठीक है, वो कौन डिसाइड करेगा? वो ये वाला ग्रुप डिसाइड करेगा। ये कौन सा है? ये या तो ये ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर लगाएगा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को। अगर ये मेटा डायरेक्टिंग है तो ये मेटा पोजीशन पे लगाएगा। ठीक है, जनरली ये ऑर्थो और पैरा ये दोनों इकट्ठे प्रोडक्ट्स बनते हैं और मेटा अलग से बनता है। ये कौन डिसाइड करता है? ये वाला ग्रुप डिसाइड करता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द एक्स विच इज द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो जो बेंजीन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन होगी वो या तो ऑर्थो और पैरा पे होगी या फिर मेटा के ऊपर होगी। तो अगर हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की बात करें तो ये सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होंगे। ठीक है, तो ये रिंग को एक्टिवेट करेंगे कैसे? जैसे ये हमारे पास फिनोल है, तो अगर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएं तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएंगे, तो हमारे पास कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर डबल बॉन्ड OH, ये पॉजिटिव। सिमिलरली ये जो बाकी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स ऐसे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर मूव कर जाएंगे, इधर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? तो हमारा कुछ ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। इधर नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर मूव कर जाएगा और ये इधर मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हमेशा जब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है ना, तो नेगेटिव चार्ज से मूव करना है, नेगेटिव चार्ज से मूव करेंगे। ठीक है, तो इधर हमारे पास बॉन्ड आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो जो नेगेटिव चार्ज है वो कौन कौन सी पोजीशंस पे हैं? वो इस पोजीशन पे है, इस पे है और इस पे है। मतलब वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ऊपर इलेक्ट्रॉन रिच एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है। मतलब अगर हमने इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है तो वो कहाँ पे अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर। तो इस कारण जो हमारे फिनोल्स होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और वो रिंग को एक्टिवेट करते हैं फॉर द अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन ये जो फिनोल्स हैं इनका माइनस आई इफेक्ट भी होता है, मतलब ये रिंग में से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ भी करते हैं। ठीक है, लेकिन जो इसका माइनस आई इफेक्ट होता है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू ये जो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ठीक है, इस कारण जो इसका ओवरऑल इफेक्ट है दैट इज द एक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस। सो जो फिनोल्स हैं उनका एक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस होता है, वो रिंग को एक्टिवेट करते हैं अगर हम ओवरऑल बात करें। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे ये माइनस आई इफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है, लेकिन जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू रेजोनेंस। अब हम बात करेंगे क्लोरोबेंजीन की, मतलब अगर इधर क्लोरीन लगा हो तो क्या होगा? अगर हम क्लोरोबेंजीन्स की बात करें, मतलब इधर हमारे पास है क्लोरीन, तो क्या होगा? तो जो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं वो तो सेम बनेंगे वैसे ही जैसे हमारे पास फिनोल में बनते हैं। मतलब यहाँ पे हमारे पास ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन जो क्लोरीन है उसका जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो फिनोल से थोड़ा ज़्यादा होता है। मतलब ये ओवरऑल क्या करता है कि जो रिंग है उसको डीएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, तो इसका मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग नेचर होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के ऊपर कम हो जाती है, लेकिन सिंस इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं, रेजोनेंस भी होती है, तो अगर हमने इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी भी हो तब वो कहाँ पे होगी? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ऊपर। मतलब ये अगर हमने देखना हो इसका कौन सा इन्फ्लुएंस है तो इसका डीएक्टिवेटिंग नेचर है, लेकिन ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग नेचर भी होता है क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर हमने फिनोल और क्लोरोबेंजीन्स को कंपेयर करना हो तो फिनोल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा अच्छे से होगी। ठीक है, और क्योंकि जो OH ग्रुप है उनका जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू क्लोरोबेंजीन्स। ठीक है, लेकिन ये दोनों क्या होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो ये क्लोरोबेंजीन है ये डीएक्टिवेटिंग नेचर का होता है और जो हमारा फिनोल है वो एक्टिवेट करता है। क्लियर? तो अब अगर हम नाइट्रोबेंजीन की बात करें तो वो होते हैं मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, और ये जो सारे हैं ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे? नाइट्रो ग्रुप का होता है वो स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होता है, वो इलेक्ट्रॉन जो रिंग में से इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छे से विदड्रॉ करता है। ठीक है, कैसे? जैसे ये ऑक्सीजन है तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ ले लेगा, इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये नाइट्रोजन की तरफ हो जाएंगे ऐसे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज जनरेट। ठीक है, सिमिलरली ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये इधर मूव करेंगे इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? फिर उसके बाद ये वाले बॉन्ड इधर मूव करेगा इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर बॉन्ड बना लेगा इस तरह से। ये सेम वैसे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं जैसे हमारे एरिनियम आयन का केस था। ठीक है, तो इधर क्या हो रहा है कि जो हमारा ऑर्थो और पैरा पोजीशन है, ठीक है, उसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन रहे हैं हमारे कौन से पोजीशंस? ऑर्थो और पैरा पोजीशंस। ठीक है,
क्योंकि इसका ओवरऑल माइनस आई इफेक्ट होता है, इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेंजीन रिंग के ऊपर वो बहुत कम हो जाती है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो उसके साथ क्या होगा, तो इसके कारण जो इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी वो बड़ी डिफिकल्टी से होंगी, और वो ऑर्थ और पैरा पोजीशन पे होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि उधर तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, वो तो पहले से ही पॉजिटिवली चार्ज है। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराना भी होगा तो वो कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा, मेटा पोजीशन के ऊपर। ठीक है, ये वाली पोजीशन के ऊपर, मेटा पोजीशन। ठीक है, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इधर फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे फॉर द इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं अटैक होएगा। तो इस कारण जो हमारे फिनोल्स और क्लोरोबेंजीन्स थे वो थे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, लेकिन जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है फिनोल का वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्लोरोबेंजीन्स, क्योंकि क्लोरीन का जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो फिनोल के माइनस आई इफेक्ट से थोड़ा सा ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम नाइट्रोबेंजीन की बात करें तो उसका तो बहुत ही कम होता है हमारा, सॉरी बहुत ही ज़्यादा होता है माइनस आई इफेक्ट। तो इस कारण जो सब्स्टिट्यूशन होएगी वो मेटा पोजीशन की होएगी, क्योंकि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट ऑफ नाइट्रोबेंजीन ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारे फिनोल, क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और उनका डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस। तो अभी जो लास्ट टॉपिक है दैट इज टॉक्सिसिटी एंड एनोजेनिटी। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो हमारे, अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा बेंजीन रिंग्स फ्यूज्ड हों, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स के केस में, तो वो टॉक्सिक हो जाती हैं। ठीक है, वो हमारे डीएनए के साथ म्यूटेट कर देती हैं, डीएनए को, बायोकेमिकल जो रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर उनको डिस्टर्ब कर देती हैं, जिस कारण हमें, मतलब हमारे लिए वो टॉक्सिक होंगी। और जो जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स हैं जैसे ये वाले कंपाउंड्स, ये कैसे बनते हैं, जब हम तंबाकू से लिबरेट होते हैं, या फिर इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोल, चारकोल, पेट्रोलियम, इनकी जब इनकम्प्लीट कंबशन होती है तब हमारे पास ऐसे कंपाउंड जनरेट होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं। तो ये था हमारी आज की क्लास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। तो जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस, वो हमने पूरे डिटेल में डिस्कस किया है पिछली वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लें, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए ये देख लें। और अगर आपने एरोमेटिसिटी को बड़े अच्छे से समझना है, एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, तो उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो इससे आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बहुत स्ट्रांग होती जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।